नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है। भारत की एलपीजी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सीएसआईआर और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी एनसीएल पुणे ने किस गैस को एक स्वदेशी और सस्ते विकल्प के रूप में विकसित किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डाई मिथाइल ईथर, डीएमई। देखिए, ये जो गैस है, ये जो डाई मिथाइल ईथर गैस है जो विकसित की जा रही है, ये स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ भारत की आयात निर्भरता को भी कम करेगी। यह एक साफ जलने वाला सिंथेटिक ईंधन है। इसका रासायनिक सूत्र है CH3OCH3। इसके भौतिक गुण है जो वो एलपीजी से बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिलेंडरों में आसानी से ब्लेंड यानी मिक्स किया जा सकता है। यह बिना धुआं छोड़े जलता है और ओजोन परत को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। यह मुख्य रूप से मीथेन होती है, जिसका उपयोग वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, सीएनजी में लगभग 80 से 90% मीथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक प्रेशर पर कंप्रेस करके इसे गाड़ियों के लिए ईंधन के रूप में दिया जाता है। पेट्रोल डीजल की तुलना में यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम करती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सी था हमारा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी। एलएनजी क्या होती है? यह भी एक प्राकृतिक गैस का एक तरल रूप है, जिसे अत्यधिक ठंडे तापमान पर जहाजों द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। देखिए, जब इस गैस को, जो प्राकृतिक गैस है, इसको अत्यधिक ठंडे तापमान पर ठंडा किया जाता है तो यह लिक्विड में बदल जाती है। तरल बनने के बाद इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे बड़े जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस। यह क्या होती है? इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जिसके उत्पादन के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है। हाइड्रोजन के जलने पर केवल पानी उप उत्पाद के रूप में निकलता है, जिससे शून्य प्रदूषण होता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन देश को क्लीन एनर्जी का ग्लोबल हब बनाने के लिए विजन पर काम कर रहा है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने किन जिलों में केवल हरित वाहनों, ग्रीन व्हीकल, सीएनजी और ईवी को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एनसीआर जिले। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने सभी नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर जिलों में केवल हरित वाहनों, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, इनको हरित वाहन बोल सकते हैं, के पंजीकरण और प्रवेश को अनिवार्य करने का बड़ा कदम उठाया है। देखिए, हरियाणा में कुल 22 जिलों में से 14 जिले जो हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, पलवल, ये दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का लगभग 57% भौगोलिक हिस्सा एनसीआर में शामिल है। इसलिए वायु गुणवत्ता जो एक्यूआई है, सुधारने के लिए यहाँ नियम सबसे पहले और सख्त लागू किए जाते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए थे। पश्चिमी जिले, ऑप्शन ए, पश्चिमी जिले। इस क्षेत्र में सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिले आते हैं, जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। ये जिले जो है वो पंजाब की सीमा से लगते हैं और इन्हें राज्य की कपास और गेहूं की बेल्ट कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में पराली जलाने की घटनाएं पर्यावरण के लिहाज से इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। इसके अलावा बी ऑप्शन था, दक्षिणी जिले। इसके अंतर्गत महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र जो है अरावली पहाड़ियों की तलहटी से सटा हुआ है और खनिज संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। ऑप्शन डी दिया था, केवल तटीय जिले। देखिए, हरियाणा जो है वो एक पूर्णतः भू लैंडलॉक्ड राज्य है। इसकी कोई समुद्री सीमा है ही नहीं,
क्योंकि राज्य चारों तरफ से अन्य राज्यों की जमीन सीमाओं से घिरा हुआ है, इसलिए तटीय जिले जो हैं ये विकल्प तो इसका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। यह जो प्रतिष्ठित सम्मान है, नॉर्वे के राजा द्वारा विदेशी नागरिकों को उनके असाधारण कूटनीति और मानवीय कार्यों के लिए दिया जाता है। नॉर्वे वैश्विक मंच पर मानव विकास सूचकांक और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमेशा शीर्ष पर रहने वाला देश है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन ए, स्वीडन। यह भी एक नार्डिक देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कारों, सिर्फ शांति पुरस्कार को छोड़कर, की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में स्वीडन ने अपनी दशकों पुरानी सैन्य तटस्थता को छोड़कर नाटो की पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके अलावा दिया गया था ऑप्शन सी, फिनलैंड। इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड को आधिकारिक तौर पर लैंड ऑफ 1000 लेक, लगभग 1.88 लाख झीलें कहा जाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना जा रहा है। ऑप्शन डी दिया गया था, डेनमार्क। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और यह पवन ऊर्जा तकनीकी में अग्रणी देश है। अगर डेनमार्क की और बात करें तो डेनमार्क दुनिया में विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी संचालित है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपने आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8000 सैनिक, लड़ाकू जेट और एक वायु रक्षा प्रणाली तैनात की है? तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत वहां अपनी सेना के 8000 सैनिक, आधुनिक लड़ाकू विमान, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और सैन्य रिश्ता है। सऊदी अरब वित्तीय संकट के समय पाकिस्तान को आर्थिक मदद और रियायती दरों पर तेल देता है और बदले में पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब के शाही परिवार और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में तकनीकी व सैन्य सहयोग देती है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ईरान। सऊदी अरब के साथ इसके संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, हालांकि हाल के वर्षों में कूटनीतिक सुधार देखे गए हैं। ईरान जो है वो एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। यमन के गृह युद्ध में दोनों देश विरोधी गुटों का समर्थन करते सामने आए थे, लेकिन हाल ही में चीन की मध्यस्थता के बाद इनके कूटनीतिक रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। इसके अलावा बी ऑप्शन दिया गया था, तुर्की। यह मध्य पूर्व और यूरोप के बीच स्थित एक प्रमुख सैन्य शक्ति है जो नाटो का सदस्य है। तुर्की मध्य पूर्व का एकमात्र ऐसा प्रमुख मुस्लिम बहुल देश है जो पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो का हिस्सा है। अमेरिकी सेना के बाद नाटो गठबंधन में तुर्की के पास दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। ऑप्शन सी, ओमान। यह अरब प्रायद्वीप का एक शांतिप्रिय देश है जो क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ओमान की विदेश नीति हमेशा तटस्थता पर आधारित रही है। यह खाड़ी देशों और ईरान या पश्चिमी देशों के बीच होने वाले विवादों में एक शांत मध्यस्थ के रूप में काम करता है। प्रश्न नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम यूके के एल्स्ट्री और बोरमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तुषार कुमार।
भारतीय मूल के तुषार कुमार ने ब्रिटेन के एल्स्ट्री और बोरमवुड का मेयर बनकर सबसे कम उम्र में यह पद संभालने का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। ब्रिटेन की स्थानीय राजनीति में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। वहां टाउन काउंसिलिंग में मेयर का पद शहर के प्रमुख नगरीय प्रमुख के रूप में अत्यंत सम्मानजनक माना जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन बी, ऋषि सुनक। यह यूनाइटेड किंगडम यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के इतिहास में पहले भारतीय मूल के और पहले गैर श्वेत हिंदू प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण दौर में ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी दिया है ऋषि राजपाल। यह एक काल्पनिक अन्य नाम है जो ब्रिटिश राजनीति में इस पद का नहीं है। ऑप्शन डी, प्रवीण जुगनाथ। ये जो प्रवीण जुगनाथ है ये मॉरिशस के प्रमुख राजनेता और वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग विशेषकर भोजपुरी प्रवासियों की आबादी बहुसंख्यक है। प्रवीण जुगनाथ वहां के एक कद्दावर नेता हैं और भारत के साथ उनके गहरे सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, मई-जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट IBCA और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित आधुनिक भारत मंडपम परिसर में मई-जून 2026 के दौरान इन दोनों बड़े वैश्विक सम्मेलनों की मेजबानी की जाएगी। जो भारत मंडपम है एक अत्याधुनिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। इसी परिसर में साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था। इसकी वास्तुकला संघ के आकार से प्रेरित है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई। यह सेंटर जो है यह मुंबई का एक प्रमुख अत्याधुनिक कॉरपोरेट और सांस्कृतिक आयोजन केंद्र है। यह रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा विकसित भारत के सबसे बड़े और आधुनिक निजी कन्वेंशन सेंटरों में से एक है, जहां बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट इवेंट, फिल्म फेयर और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन बी, यशोभूमि द्वारका। यह दिल्ली में स्थित एशिया का सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक है, जिसे हाल में विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, यानी IICC। कुल इंडोर क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया के विशालतम परिसरों में गिना जाता है, जिसे भारत में बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। एक और ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी, महात्मा मंदिर, गांधीनगर। यह गुजरात का प्रमुख कन्वेंशन सेंटर है, जहां वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन होते हैं। यह पूरा परिसर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके दर्शन और साबरमती आश्रम की सादगी से प्रेरित होकर बनाया गया है। गुजरात सरकार के सभी बड़े वैश्विक व्यापारिक सम्मेलन यहीं आयोजित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहारा देने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति माह 3000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यह जो योजना है पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती बेहद लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना का एक अधिक विस्तृत और वित्तीय रूप से सुदृढ़ रूप है, जिसका सीधा उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के बारे में क्या जानते हैं? यह राज्य अपनी सुभद्रा योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों मिशन शक्ति के लिए जाना जाता है। अगर और कुछ देखें तो ओडिशा सरकार की जो सुभद्रा योजना है महिलाओं को वित्तीय संबल देती है, जबकि यहाँ का मिशन शक्ति
कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत और कुटीर उद्योगों से जोड़ने के मामले में पूरे देश में एक रोल मॉडल माना जाता है। इसके अलावा दिया गया है ऑप्शन सी झारखंड। यहाँ महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जैसी वित्तीय योजनाएं जो है वो संचालित है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने एक निश्चित वित्तीय राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके अलावा ऑप्शन डी दिया गया है असम। असम सरकार महिलाओं के लिए ओरनोई योजना चलाती है। ओरनोई योजना असम की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक है, जिसके तहत परिवार की महिलाएं मुखिया को प्राथमिकता देते हुए प्रतिमाह नगद सहायता प्रदान की जाती है ताकि पोषण और स्वास्थ्य की कमी को दूर किया जा सके। प्रश्न नंबर 8, बुजुर्गों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भारत का पहला अलग बुजुर्ग देखभाल विभाग डिपार्टमेंट फॉर एल्डरी केयर बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरल। केरल सरकार ने देश में पहली बार वृद्धजनों सीनियर सिटीजन की बढ़ती आबादी की जरूरतों और स्वास्थ्य देखभाल को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित बुजुर्ग देखभाल विभाग स्थापित करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। केरल में भारत की सबसे ऊंची जीवन प्रत्याशा और सबसे कम जन्म दर है, जिसकी वजह से राज्य में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत देश में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। इसी डेमोग्राफिक शिफ्ट जनसंख्या की जो बदलाव है को सही ढंग से संभालने के लिए इस विशेष विभाग का गठन किया गया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोवा। गोवा के बारे में क्या जानते हैं? यह प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी राज्य है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और गोवा अपने उच्च जीवन स्तर, बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रति व्यक्ति आय में देश में जो शीर्ष राज्यों में होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पसंदीदा रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ऑप्शन बी दिया गया है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात करें तो यह स्वास्थ्य सूचकांकों में अव्वल रहने वाला दक्षिण भारतीय राज्य है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में तमिलनाडु हमेशा शीर्ष पर रहता है। यहाँ का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल जो है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का ढांचा जो है बुजुर्गों के इलाज के लिए काफी प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यहाँ बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू हैं। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी वाईएसआर पेंशन कानून का जैसी वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के माध्यम से सीधे बुजुर्गों के घर तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नेटवर्क के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, तेलंगाना के किस गांव ने राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल कृषि समृद्धि गांव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मल्लाराम गांव। तेलंगाना के मल्लाराम गांव ने कृषि में उन्नत डिजिटल तकनीकों, ड्रोन के उपयोग और स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। जो मल्लाराम गांव है देश के लिए डिजिटल विलेज का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। यहाँ के किसान फसलों की मॉनिटरिंग और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एग्रीकल्चरल ड्रोन, मिट्टी में नमी मापने के लिए आईओटी सेंसर और पानी की बर्बादी रोकने के लिए ऑटोमेटेड ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन बी पोचमपल्ली गांव। इसे भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और यहीं से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। यह गांव जो है अपनी विशेष बुनाई शैली जिसका नाम है इकत की साड़ियों के लिए पूरी दुनिया में सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे ने इसी गांव में अपना प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था, जब स्थानीय जमींदार वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने अपनी भूमि दान की थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव में शामिल किया जा चुका है। ऑप्शन सी दिया गया है मुखरा के गांव। यह तेलंगाना का पहला 100% ओडीएफ प्लस और बीमाकृत गांव बनने के लिए प्रसिद्ध रहा है।
मुखरा की एक ऐसा मॉडल विलेज है जिसमें अपने 100% घरों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पैनल बनाए गए हैं। पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है और गांव के हर एक नागरिक का अनिवार्य स्वास्थ्य व जीवन बीमा सुनिश्चित किया है। ऑप्शन डी दिया गया है कुलकचर्ला गांव। यह गांव तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का एक अन्य ग्रामीण क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10, आगामी एशियाई खेल 2026 एशियन गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आईची नागोया जापान। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में जापान के आईची प्रांत और उनके मुख्य शहर नागोया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। जापान जो है तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले 1958 में टोक्यो, 1994 में हिरोशिमा में ये खेल हुए थे। नागोया शहर अपनी उन्नत जापानी रोबोटिक्स तकनीक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे टोयोटा और ग्लोबल हेडक्वार्टर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, हांगजो चीन। जो हांगजो चीन है, यहाँ वर्ष 2023 में 19वें एशियाई खेल का सफल आयोजन हुआ था, यानी 2022 में थे जो, और फिर है कोविड-19 महामारी के कारण ये खेल 2022 की जगह 2023 में आयोजन किए गए थे। इस इवेंट में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार एशियाई खेलों के इतिहास में 107 पदक, जिसमें 28 गोल्ड मेडल सहित जीतकर एक बार 100 पार के अपने नारे को जो है हकीकत में बदल दिया था। ऑप्शन सी दिया गया है, दोहा कतर। दोहा कतर के बारे में क्या जानते हैं? दोहा में वर्ष 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन निर्धारित किया गया है। कतर ने इससे पहले साल 2006 में भी शानदार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सफल आयोजन के बाद दोहा मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है। इसके अलावा ऑप्शन डी दिया गया है, रियाद, सऊदी अरब। रियाद में क्या हुआ था? यहाँ वर्ष 2034 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी की जाएगी। 2034 में सऊदी अरब अपने विजन 2030 और विजन 2040 के तहत खेलों के बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। रियाद को वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपना इसी खेल कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। हमने इसका विस्तृत विश्लेषण किया हर एक ऑप्शन को, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में से जो है प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।